हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था। गैल्वेनिक सेल में मैंने बताया था गैल्वेनिक सेल में दो जार होते हैं जिसमें एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस होते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होते हैं। उसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका, सिंबलाइज करके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को सिंबलाइज करके रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। यानी कि एक गैल्वेनिक सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ, उस रेडॉक्स रिएक्शन में जो भी फेनोमेना ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हुए उनको सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट करना गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है, GCR कहलाता है। एक गैल्वेनिक सेल में क्या था? एक गैल्वेनिक सेल में हमारे पास था एनोडिक हाफ, जिसमें एनोड से रिलेटेड रिएक्शन हो रहे थे और एनोड पर रिएक्शन हो रहा था ऑक्सीडेशन। दूसरा हमारे पास था कैथोड या कैथोडिक हाफ, जिसमें इसका अपोजिट रिडक्शन हो रहा था, और इस एनोडिक और कैथोडिक हाफ को आपस में कंबाइन करने के लिए हम लोगों ने यूज किया था सॉल्ट ब्रिज। इन्हीं तीन चीजों को रिप्रेजेंट करना गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन है। एनोडिक हाफ के रिएक्शन को, कैथोडिक हाफ के रिएक्शंस को, और इन दोनों एनोडिक और कैथोडिक हाफ के रिएक्शंस को आपस में कंबाइन करके रिएक्शन को कंप्लीट करने को वाले सॉल्ट ब्रिज को सिस्टमेटिकली रिप्रेजेंट करना, दैट इज गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। उसी को हम लोग GCR बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। कैसे करते हैं इसके लिए हम लोग लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। पिछले लेक्चर में जो हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था, डैनियल सेल या वोल्टिक सेल जो हमने बनाया था, वहां पे हम लोगों ने क्या रिएक्शन देखा था? हम लोगों ने देखा था जिंक के रॉड को डिप कर दिया हमने उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। अच्छा बच्चों, किसी भी रॉड को उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इसलिए डाला जाता है ताकि वो कोई फर्दर रिएक्शन न करे। अगर हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक ही चेंबर में, एक ही सेल में, एक ही हाफ में बोथ रिएक्शंस होना शुरू हो जाएगा, एनोडिक और कैथोडिक। यानी कि एक सिंगल सेल ही रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट कर देगा। लेकिन हमें आवश्यकता क्या है? दो अलग अलग चेंबर्स में एनोड और कैथोडिक रिएक्शन अलग अलग हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग हो। इसलिए हम लोग जिस रॉड को लेते हैं उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में उसको डिप कर देते हैं। तो हम लोगों ने जिंक रॉड को उसके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाला था, और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डालने के बाद यहां पर फेनोमेना क्या हुआ था? जिंक रॉड ऑक्सीडाइज हुआ था बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन उसी के रॉड में रह गए थे और ये कैटायन उस रॉड में से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आ गया था। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, इसलिए ये फेनोमेना कहलाया था ऑक्सीडेशन। और मैंने बताया था ऑक्सीडेशन हमेशा जब भी होंगे वो हमेशा होगा एनोड पर। तो ये एनोडिक हाफ का रिएक्शन हुआ था। इसी तरह से कैथोड पर क्या रिएक्शन हुआ था? कैथोड पर हमने देखा था जो कॉपर आयन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के मौजूद थे सॉल्यूशन में, वो कॉपर आयन एक्वस स्टेट वाले, वो इस 2 इलेक्ट्रॉन को जो कि वायर से मूव कर दूसरे जार में गया था, उसको वो गेन करके रिड्यूस हो जा रहे थे कॉपर के तौर पर रॉड में, और ये फेनोमेना रिड्यूस होने का था, इसलिए दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको हम लोग इसलिए रिडक्शन कहेंगे। तो ये दोनों रिएक्शंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के हुए। इसी रिएक्शंस को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिस्टमेटिकली, उस रिप्रेजेंटेशन को ही गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन यानी कि GCR कहा जाता है। हमने बताया था कि इन दोनों रिएक्शंस को, LHS और RHS को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो वो रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा। LHS और RHS में जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कैंसल हो जाती हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएगा। इसलिए LHS में हमारे पास बचा जिंक सॉलिड
आयोनिक कॉपर जिंक आयोनिक स्टेट में एक्वस फॉर्म में है, यहाँ एक्वस है ये, और कॉपर सॉलिड के तौर पर डिपॉजिट कर गया। दिस इज द कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन। इसी रेडॉक्स रिएक्शन को एनोडिक कैथोडिक रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगे, वो गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? सबसे पहले कन्वेंशन है, रूल है, एनोडिक हाफ के रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। एनोडिक हाफ के रिएक्शंस में देखोगे, जिंक सॉलिड रॉड को हमने डिप किया, जो जिंक आयोनिक स्टेट में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जिंक यहाँ पर दो डिफरेंट स्टेट्स में मौजूद है, सॉलिड स्टेट में और उसके आयोनिक स्टेट में। सबसे पहले एनोड पर होने वाले दोनों रिएक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, और एनोड के दो डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हैं, उसका सॉलिड और उसी का आयोनिक स्टेट। तो सबसे पहले एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो एनोड पर का फेनोमेना है जिंक सॉलिड। अब रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। जिंक सॉलिड स्टेट को लिखने के बाद यहां सेमी कोलोन देते हैं, और फिर एक्वस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं Zn+2 एक्वस, इस तरीके से। और दूसरा तरीका है, अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट ना करें तो इसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका है, इस सेमी कोलोन के जगह पर एक ऑब्लिक लाइन, एक तिरछा लाइन हम लोग इसके बीच में सिंगल लाइन वो ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, Zn सॉलिड स्लैश Zn+2 एक्वस, ये तरीका है। ये स्लैश लाइन देने से या सेमी कोलोन देने से ये इंडिकेशन होता है कि टू डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ एनोड इज प्रेजेंट। इसके दो फिजिकल स्टेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं अलग अलग। पहला चीज हो गया, एनोडिक हाफ के रिएक्शंस को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब कैथोडिक हाफ के रिएक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बिल्कुल सेम। कैथोडिक हाफ में पहले उस इलेक्ट्रोड का आयोनिक स्टेट है और बाद में वो उसके नॉर्मल सॉलिड स्टेट में है। इसको सेम इसी तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, Copper+2 एक्वस, कॉपर सॉलिड, बीच में सेमीकोलन देंगे, या हमने बताया इसको इस तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Copper+2 एक्वस ऑब्लिक कॉपर सॉलिड। ये रिप्रेजेंट करने का हमारा तरीका है। एनोडिक हाफ हो गया, कैथोडिक हाफ हो गया। अब एक तीसरा चीज जो बच गया इसमें वो है सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि सॉल्ट ब्रिज ने इसको आपस में कनेक्ट किया था, और उस सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने का तरीका है दोनों हाफ के बीच, एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ के बीच में हम एक डबल लाइन इस तरीके से डालते हैं। दो लाइन हल्का सा ऑब्लिक इस तरीके से डालते हैं दोनों के बीच में। अगर इस रिएक्शंस को अब हम लोग एक साथ रिप्रेजेंट करें तो ये एनोडिक हाफ है, ये कैथोडिक हाफ है, ये सॉल्ट ब्रिज है। एनोड और कैथोड के बीच में सॉल्ट ब्रिज होता है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें, पहले एनोड, कन्वेंशन है पहले एनोड लिखने का, लेट्स हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होगा जिंक सॉलिड स्लैश Zn+2 एक्वस, ये एनोडिक हाफ हो गया। नाउ वी विल रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को थोड़ा बड़ा सा वर्टिकल डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद कैथोडिक हाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज Cu+2 एक्वस स्लैश Cu सॉलिड। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका ही जो है ये कहलाता है GCR, गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज GCR फॉर एनी गिवन रिएक्शन। अब किसी भी तरह का रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ हो, हम लोग इसी तरीके से एनोडिक हाफ, कैथोडिक हाफ, बीच में सॉल्ट ब्रिज ड्रॉ कर देंगे,
वो हो गया गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। वो गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। बहुत बार रिएक्शंस में आयोनिक स्टेट के कंसंट्रेशन को भी मेंशन किया जाता है। तो अगर आयोनिक स्टेट के कंसंट्रेशन को मेंशन किया गया है तो हमेशा कंसंट्रेशन को इस एक्वस के बगल में स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया जाता है या सिंपली उस नंबर को लिख दिया जाता है। लेट्स कंसीडर कॉपर आयन 1 मोलैरिटी है तो यहां पर ये सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे 1m, और जिंक भी 1 मोलैरिटी का अगर है तो यहां पर लिखेंगे इस तरीके से 1m। तो कंसंट्रेशन हमेशा ये याद रखना है कि कंसंट्रेशन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विथ द आयोनिक स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रोड। उस इलेक्ट्रोड के आयोनिक स्टेट के साथ ही हम लोग कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके नॉर्मल सॉलिड स्टेट के साथ रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, दैट इज GCR। अब इसको सिंपल सा याद रखने का तरीका है कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट GCR। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला है ABC, कोई भी याद रख सकते हो। ABC, A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, C फॉर कैथोड। एनोड, ब्रिज, कैथोड। एनोड और कैथोड के दो आयोनिक स्टेट के बीच में हमेशा दो फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा एक स्मॉल स्लैश लाइन दिया जाता है, एनोड में भी और कैथोड में भी। एनोड में पहले उसका नॉर्मल सॉलिड स्टेट होता है, बाद में आयोनिक स्टेट होता है, जबकि कैथोड में पहले उसका आयोनिक स्टेट होता है, बाद में उसका रिड्यूस्ड हो गया नॉर्मल सॉलिड स्टेट होता है। तो दिस इज द मेथड टू गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी गैल्वेनिक सेल रिएक्शंस, एनी रेडॉक्स रिएक्शंस। अब इस तरीके पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे, सिंपल सा, कैसे किसी भी दिए गए रेडॉक्स रिएक्शन के गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग दिखा सकते हैं। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। गिव GCR फॉर गिवन सेल रिएक्शंस। गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन देना है इन दिए गए गैल्वेनिक सेल रिएक्शंस के लिए, जिसमें एक एनोडिक हाफ है और दूसरा कैथोडिक हाफ है। इनको रिप्रेजेंट करना है। तो अभी समझने के लिए मैंने कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स दिया है ताकि टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ सकें और ड्रॉ करने के लिए सीख जाएं। उसके लिए मैं अभी जस्ट एक रूल कन्वेंशन बता देता हूं। नॉर्मली जब इक्वेशंस दिए होते हैं तो जो LHS में होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशंस में होते हैं, दे जनरली रिप्रेजेंट एनोड। वो जनरली एनोड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फर्स्ट में अगर मैं बोलूं तो जो पहले दिया हुआ होता है वो नॉर्मली एनोड को रिप्रेजेंट करता है। और एनोड पर क्या घटना घटती है? एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और नेक्स्ट साइड में कैथोड दिया रहता है। और हमें गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन में दो इलेक्ट्रोड्स को रिप्रेजेंट करना है। तो हर लोग जान रहे हो, जो मेटल वाले या नॉन मेटल में भी जो हैं वो यहाँ पर जो मौजूद हैं वही इलेक्ट्रोड्स बनेंगे। यानी कि यहाँ कॉपर और सिल्वर, यहाँ पे निकिल और सिल्वर, यहाँ पे टिन और कॉपर, और यहाँ पे जिंक के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनेगा। अब सवाल है कि हाइड्रोजन एक गैस है, वो गैस के तौर पर लिबरेट होगा, देन हाउ इट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन या कोई भी नॉन मेटल या गैस इलेक्ट्रोड को एक्ट करेगा, खासकर गैस इलेक्ट्रोड के जैसा एक्ट करेगा, लेकिन उस गैस ने जो पोटेंशियल जनरेट किया है उसको कैरी करने के लिए कोई एक इनर्ट मेटल हम लोग वहां पे यूज करते हैं, और ज्यादातर हम लोग प्लेटिनम को यूज करते हैं। इसलिए इक्वेशंस में जब गैस आ जाए तो हमेशा उसके साथ प्लेटिनम रॉड को मानना चाहिए कि वहां पे प्लेटिनम रॉड मौजूद है जो उसके चार्ज को कैरी कर रहा है। तो प्लेटिनम को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है उस इलेक्ट्रोड के साथ। हम लोग अब एग्जाम्पल को देखेंगे। फर्स्ट रिएक्शन में कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का सेल बना हुआ है। इधर नॉर्मली मेटल लिखा हुआ है, लेकिन यहां पर भी ये अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के साथ होगा। कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कुछ भी हो सकता है। निकिल नाइट्रेट, निकिल क्लोराइड, निकिल ब्रोमाइड, निकिल सल्फेट, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन सब में बिल्कुल एक ही जैसे होंगे और सबका GCR ऑलमोस्ट एक ही जैसा रिप्रेजेंट होगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट इक्वेशन। एनोड, अभी समझने के लिए जस्ट मैं बता दूं,
LHS वाले एनोड होंगे और RHS वाले कैथोड होंगे। कुछ 1-2 लेक्चर्स के बाद आप खुद आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन एनोड होगा। यहां अभी जस्ट समझने के लिए, कॉपर एनोड है तो कॉपर पर क्या रिएक्शन होगा। कॉपर सॉलिड है, ये Cu+2 बनेगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके कॉपर आयन में चेंज हो जाएगा और नेचुरली ये यहाँ पर एक्वस स्टेट में रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ये मौजूद है। अब हमें 2 डिफरेंट फिजिकल स्टेट मिल गए एनोड के। अब इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, कॉपर सॉलिड स्लैश कॉपर +2 एक्वस। ये हमारा हो गया एनोडिक हाफ। इसी तरह से हम लोग कैथोड के रिएक्शन को दिखाएंगे। कैथोड में सिल्वर नाइट्रेट है और मेटल वाला जो पोर्शन है इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन। तो नेचुरल है, जब हम लोग रिएक्शंस को बनाएंगे तो यहाँ पर सिल्वर आयोनिक स्टेट में मौजूद रहेगा। सिल्वर आयोनिक स्टेट में इस तरीके से मौजूद रहेगा और वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और हमेशा याद रखना है, रेडॉक्स रिएक्शन में लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल नंबर में होता है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है देन इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम लोग को गेन दिखाना है और इसको बैलेंस करने के लिए हमें सिल्वर को 2 करना होगा जिससे ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। ये इसके साथ रिड्यूस होके न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ 2Ag के तौर पर डिपॉजिट कर जाएगा। ये हमारा रिएक्शंस हो गया कैथोड का। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, ये एक्वस स्टेट में है। और जब GCR हम लोग दिखाते हैं इस तरीके से एनोडिक या कैथोडिक हाफ में, उस टाइम हम लोग ये स्टीरियोकाइमेट्रिक वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ये स्टीरियोकाइमेट्रिक वैल्यू को वहां पर लिखा नहीं जाता है, इसलिए हम लोग सिर्फ यहां पर लिखेंगे Ag प्लस एक्वस स्लैश Ag सॉलिड। ये हमारा हो गया एनोडिक हाफ, ये हो गया कैथोडिक हाफ। दोनों को ज्वाइन कर देंगे और बीच में डालेंगे सॉल्ट ब्रिज। तो हमारा GCR हो जाएगा, पहले एनोड हाफ कॉपर +2 एक्वस सॉल्ट ब्रिज, इस तरीके से एनोड ब्रिज कैथोड ABC, सिंपल रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली इसी तरह से आप कोई भी यहाँ पर एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जैसा मैंने ये रिप्रेजेंट किया उसी तरीके से ये निकिल और ये टिन वाला भी सेम इसी तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा। मैं एक 4th वाला बता रहा हूं। हमारा इक्वेशन है ZnHCl सेल। जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड कुछ भी रहा होगा एनोडिक हाफ में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कैथोडिक हाफ में है। इसमें एनोडिक हाफ के रिएक्शंस होंगे Zn सॉलिड, ये Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन। और बताया था मैंने ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है, आप यहाँ पर शुरू में एनोड भी लिख सकते हैं। एनोडिक हाफ के रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, Zn सॉलिड Zn+2 एक्वस। दिस इज द एनोडिक हाफ रिएक्शन। कैथोडिक हाफ में क्या हुआ होगा, तो कैथोडिक हाफ में है HCl। तो HCl में से कैटायन वाला पोर्शन हमारे पास है H, तो कैथोडिक हाफ का रिएक्शन हुआ होगा H+। और मैंने बताया था जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर गेन करेगा तो हमें इसको बैलेंस करने के लिए लिखना होगा 2H। 2H ये गेन कर लेगा तो बन जाएगा H2 गैस के तौर पर ये रिलीज हो जाएगा। अब इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से कैथोडिक हाफ में, तो हमारा इक्वेशन बनेगा H+ एक्वस स्लैश H2 गैस। अब यहां ध्यान देंगे, मैंने बताया था गैस में जब लिबरेट होती हैं कोई भी इलेक्ट्रोड से
तो उसके साथ में उसके चार्ज को कैरी करने के लिए हमें कुछ लगाना होता है जो उसके चार्ज को कैरी करे। नॉर्मली किसी भी इनर्ट मेटल्स को हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग इनर्ट मेटल के तौर पर यूज करेंगे प्लेटिनम, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से, एक छोटा कॉमा देके प्लेटिनम। अब ये हमारा एनोडिक हाफ है, ये कैथोडिक हाफ है, दोनों को कंबाइन कर देंगे, हमारा इक्वेशन बन जाएगा Zn सॉलिड Zn+2 एक्वस सॉल्ट ब्रिज H+एक्वस स्लैश H2 गैस, एक कॉमा और यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे प्लेटिनम। दिस इज द GCR, ये है हमारा गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके बच्चों, तो हम लोगों ने ये सीखा कि कैसे गैल्वेनिक सेल को लिखते हैं और दिए गए रिएक्शंस में कैसे गैल्वेनिक सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, और गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस थे। जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा, प्रॉब्लम जो है और थोड़े हाई लेवल के हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पीछे हमने पढ़ा GCR रिप्रेजेंटेशन, गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन को कैसे करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। ये SHE या शी के नाम से बहुत फेमस है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड अभी और इस पूरे चैप्टर में जब भी वर्ड आए तो स्टैंडर्ड का हमेशा से मीनिंग होता है उस रिएक्शंस के होते समय, जो भी सेल में रिएक्शंस हो रहे हों उस समय वहां टेम्परेचर रहेगा 298 केल्विन, या डिग्री सेंटीग्रेड में लिखें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर 1 atm रहे वहां पर, या बार में रहे तो 1.0132 बार, वैसे बुक्स में ज्यादातर आपको atm में मिलेंगे। और कंसंट्रेशन, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड सारा फंक्शंस यहां पर करेंगे, सारे रिएक्शंस इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड होंगे, इसलिए कंसंट्रेशन मेंशन किया रहेगा, और कंसंट्रेशन हमेशा रहेगा 1 मोलैरिटी। ठीक, मोलैरिटी कैपिटल M। तो जब ये कंडीशन प्रिवेल्स करेंगे, जब भी रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो और ये कंडीशन वहां पर हो, तो हमेशा हम लोग कहेंगे द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन स्टैंडर्ड स्टेट। और पोटेंशियल को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो पोटेंशियल के ऊपर में डिग्री लिखा जाता है। पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल है E, सिर्फ E लिखे मतलब वो पोटेंशियल है, और अगर हमने इसके ऊपर में इस तरीके से डिग्री लिखा मतलब वो स्टैंडर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल या पोटेंशियल दो तरह से होते हैं, पिछली क्लास में हमने बताया था। एक पोटेंशियल जनरेट होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन, तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे। अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन के कारण हो रहा है तो देन इट विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर वो स्टैंडर्ड स्टेट में हो रहा है देन उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर ये रिडक्शन हो रहा हो स्टैंडर्ड स्टेट में तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP। ऑक्सीडेशन के कारण पोटेंशियल जनरेट होगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP, और रिडक्शन के कारण पोटेंशियल जनरेट होगा वो SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरीके से पोटेंशियल जनरेट होती है सेल में, और दोनों पोटेंशियल को जब हम लोग जोड़ देते थे तो सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकलता था, जैसे कि कल मैंने गैल्वेनिक सेल में बताया था आप लोगों को। तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जहां पर स्टैंडर्ड का ये मीनिंग है। नेक्स्ट टर्म है इसमें हाइड्रोजन। यहां पे हम लोग हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानकर चल रहे हैं। स्टैंडर्ड माना जाता है उस केस में जब हमें उसके साथ किसी को कंपेयर करना हो, तब हम लोग स्टैंडर्ड को मानते हैं। जैसे सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है, तो अच्छे क्रिकेटर में बैट्समैन की जब बात आती है तो हम लोग सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली,
डॉन ब्रैडमैन इनसे रिलेट करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, वो एक स्टैंडर्ड है, वो एक पैमाना है। तो किसी से कंपेयर करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड को रखते हैं। यहां पर हम लोगों ने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड के तौर पर माना था किसी भी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। तो जब स्टैंडर्ड के तौर पर हाइड्रोजन आ गया और उस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो वो कहलाया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है ये और इसका पोटेंशियल कितना होता है? तो पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अरेंजमेंट क्या है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बनाने के लिए एक कंटेनर हम लोग लेते हैं, उस कंटेनर में 1 मोलैरिटी के HCl को हम लोग फिल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था concentration of the solution should be 1 molarity. Let's consider this is solution of 1 molarity aqueous HCl. ये 1 मोलैरिटी का एक्वस HCl है और अगर एक्वस HCl होगा तो नेचुरली इट विल फर्निश H+ आयन इन द सॉल्यूशन, यानी कि हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन में मौजूद है हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन मौजूद है क्योंकि HCl हमने 1 मोलैरिटी का लिया है, वो एक्वस है। इस HCl के जगह पर हम H2SO4 भी ले सकते हैं। तो जब H2SO4 लेंगे तो वो 2 हाइड्रोजन आयन फर्निश करेगा, तो हमें 1 मोलैरिटी के जगह पर 0.5 मोलैरिटी का लेना होगा। हम इसके जगह पर H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हैं। फॉस्फोरिक एसिड 3 हाइड्रोजन को फर्निश करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर 3H लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट 0.33 लेना होगा हमें, ताकि कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाए। अब इस 1 मोलैरिटी HCl के सॉल्यूशन में एक इन्वर्टेड यू ट्यूब डालेंगे। उस इन्वर्टेड यू ट्यूब में ये कांच का एक ट्यूब लेंगे जिसमें ऊपर से ओपनिंग्स रहती हैं। ये ओपनिंग्स बनाया गया है इसलिए ताकि यहाँ से हम इसमें प्रेशराइज कर सकें H2 को, और जो H2 इसमें हम डाल रहे हैं वो रहेगा 1 atm पर, और ये सारा सेटअप जो है वो 298 केल्विन पर होगा। तो हमारे लिए हो गया स्टैंडर्ड। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हमने बनाया है इसलिए ये हाइड्रोजन हुआ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में नीचे की ओर यहाँ पे हम लोग प्लेटिनम के एक चिप को लगाते हैं और उस प्लेटिनम के चिप को प्लेटिनम ब्लैक से कोट कर देते हैं। इसको हम लोगों ने प्लेटिनम ब्लैक से कोटिंग कर दिया। इसको प्लेटिनम ब्लैक से कोटिंग करने के पीछे का 2 कारण होता है। पहला कारण कि ये बिल्कुल इनर्ट हो जाए और इस एटमॉस्फेयर से किसी भी तरह का रिएक्शन ना करे, और दूसरा कारण होता है इस प्लेटिनम ब्लैक के कोटिंग करने से इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस, ये जो हाइड्रोजन गैस हम लोग डाल रहे हैं वो उसके ऊपर बहुत अच्छे से एडजॉर्ब हो जाए। एडजॉर्ब होना मतलब किसी सतह के ऊपर में गैसों का चिपक जाना, ये इसके ऊपर जाकर इजिली एडजॉर्ब हो जाए। तो हमारे पास ये बेसिक अरेंजमेंट है। इस प्लेटिनम के फॉइल में हम लोग प्लेटिनम के वायर को लगाते हैं और ये प्लेटिनम का वायर को हम लोग इस जार के बाहर निकाल देते हैं ताकि पोटेंशियल जनरेट हुआ हो उसको हम लोग मेजर कर सकें। ये एक बेसिक अरेंजमेंट है अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसमें क्या होता है, कैसे ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फंक्शन करता है, तो फॉर इंफॉर्मेशन मैं बता दूं, हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट व्हिच हैज इक्वल कैपेसिटी टू गेन एंड लूज इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन जितनी क्षमता से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है उतनी ही एफिशिएंसी से वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। तो अगर हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, देन हाइड्रोजन गैस अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड ये 2H इस तरीके से बन जाएगा। तो ये 2H अगर बन गया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, देन इट्स शोज ऑक्सीडेशन, और जब वो ऑक्सीडेशन कर रहा है यानी कि वो उस समय फंक्शन कर रहा है एनोड के जैसा, यानी कि इस समय हाइड्रोजन गैस यहां पर फंक्शन कर रहा है एनोड के जैसा।
और कैथोड के जैसा जब ये फंक्शन करेगा हाइड्रोजन, तो नेचुरल है, सभी लोग जानते हैं कैथोड पर रिडक्शन होता है, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से होगा? ये हाइड्रोजन आयन जो कि 1 मोलैरिटी के एक्वस HCl को लेने से हमें मिला था, ये हाइड्रोजन आयन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हाइड्रोजन आयन इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और ये बन जाएगा फिर से H2 गैस। यहां पर घटना हुआ हमारा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन आयन बनाया और रिडक्शन के प्रोसेस में उस हाइड्रोजन आयन ने फिर से वापस हाइड्रोजन गैस बनाया और इनके बीच सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। यहां से अगर हम लोग कॉमन इस इक्वेशन को बनाएं तो H2 वापस फिर H2 में बन गया, हाइड्रोजन आयन फिर वापस हाइड्रोजन आयन में बन गया। यानी कि सिंपल हम लोग H2 से 2H प्लस और 2H प्लस से H2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लूज करके ये बन गया हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन गेन करके बन गया वापस हमारा हाइड्रोजन गैस, और ये इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन यहाँ बना रह जाता है। तो अब सिंपल देखेंगे, जितनी एफिशिएंसी से इसने लूज किया उतनी ही एफिशिएंसी से इसने गेन कर लिया। तो लॉस और गेन की एफिशिएंसी जब बिल्कुल बराबर हो, देन नो पोटेंशियल जनरेट्स बिटवीन द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में किसी भी तरह का कोई पोटेंशियल जनरेट नहीं हो पाता है। देयरफॉर एनोडिक हाफ और कैथोडिक हाफ दोनों में यहां पर पोटेंशियल जनरेशन 0.00 वोल्ट। एनोड पर भी 0 वोल्ट, कैथोड पर भी 0 वोल्ट। एनोड पर के साइन में और कैथोड पर के साइन को हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं एक साथ, और यहां पर हम लोग इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपना प्रैक्टिकल एंड आर्बिट्री, मैं दोनों बात बोलूंगा। नॉर्मली बुक्स में हमेशा लिखा रहता है कि आर्बिट्री वैल्यू ऑफ SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 वोल्ट, वो है। लेकिन प्रैक्टिकली भी अगर हम लोग देखें, मेजर भी कर और रिएक्शंस को कराएं, तो भी वो 0 वोल्ट ही जनरेट करेगा। बिकॉज एक ही एलिमेंट अगर लूज और गेन इक्वली कर रहा हो, देन उनके बीच में किसी भी तरह से कोई पोटेंशियल जनरेशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहां पर हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अपना पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। यह स्टैंडर्ड इसलिए माना गया क्योंकि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बाकी दूसरे और जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं जिनके पोटेंशियल को हम लोग मेजर कर सकते हैं, उनको मेजर किया जाता है। जैसे स्टैंडर्ड SHE को हम लोग लगाकर जिंक का, कॉपर का, प्लेटिनम का, जितने भी मेटल और नॉन मेटल हैं जिनके पोटेंशियल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, उनको कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और दूसरा कारण है, स्टैंडर्ड स्टेट में सारे रिएक्शंस हो रहे हैं, देयरफॉर दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसीलिए इसको हम लोग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का एक जनरल सेटअप, और उसके अंदर कैसे फेनोमेना, कौन से रिएक्शंस होते हैं। और आर्बिट्री वैल्यू ऑफ SHE इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज 0.00 वोल्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE को यूज करते हुए कैसे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल्स को कैलकुलेट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय।